हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मैंने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आपको एक पार्ट दो पार्ट इसके हो चुके हैं। अब ये आज मैं जो टॉपिक कराने जा रही हूँ, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो जाके देख लीजिए। उसमें मैंने तुलनात्मक राजनीति के उपागम बहुत अच्छे से समझाया है, और ये मैं बुक राजेश मिश्रा की बुक से करा रही हूँ। जो यूजीसी नेट हो या फिर किसी भी स्टेट के या आप यूपी पीजीटी देना चाह रहे हो या हायर का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये चैनल आपके लिए बेहतरीन क्लास लेके आता है। और मेरे चैनल पे आपको 1000 क्वेश्चन सीरीज़ भी चल रहा है, जिसका मैंने काफ़ी सारे 27 पार्ट्स करा चुकी हूँ, जिसमें मैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरे अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं, साथ में उसे एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ। तो अगर आप वो भी मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप एक बार प्लेलिस्ट को देखना, और आप एक बार देखना तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आपको बहुत अच्छा, आपके पास एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आपके सारे क्लासेस हैं, और आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास ये हो जाएगा, और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा। आप प्लीज़ आप एक बार देख लेना, फिर आप खुद ही देखोगे कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट इसके अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो ऐसे ही बेहतरीन क्लास मैं आपके लिए लेके आऊँगी। हर दिन मेरा एक वीडियो तो जाता ही जाता है। मैंने अभी 1000 क्वेश्चन सीरीज किया, हर डे वो वीडियो जाता है, और ये ऑल्टरनेटिव डे या 2 दिन पे जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं और भी क्लासेस लेके आऊँगी पॉलिटिकल साइंस की, और भी जो पार्ट है उसका भी। और हाँ, मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी भी और यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग कंप्लीट है। कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं तो वो भी मैं कंप्लीट करा दूँगी। अब मिड अप्रैल से आपका यूजीसी नेट का फॉर्म फिल होने लगेगा, और यूपी पीजीटी भी जो आप लोगों ने अगर कोई 22 वाला भरा होगा तो वो भी है। अभी राजस्थान में भी रीट की फिर वैकेंसी आएगी, फिर मतलब अभी देखो इस 24-25 में हर जगह वैकेंसी आएगी ही। और अब देखो, जैसे बिहार ने ऐसा किया कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल कराए और महीने भर के अंदर एग्ज़ाम ले लिया, ऐसे बहुत सारे स्टेट अब ऐसे ही करेंगे। तो आपको तैयारी करनी, आप जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम आप फोकस कर रहे हो तो उस स्टेट के पहले सिलेबस आप देख लो। अगर उसके सिलेबस से ये मैच होता है, और अगर सिलेबस से मैच नहीं होता तो आप ना एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लो, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती है वो सिलेबस में समझ नहीं आता है। तो आप सिलेबस के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना, और फिर आप ये मेरी क्लासेस देखो। अगर आपके सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो मैं तो इसमें सारे जितने भी पॉलिटिकल साइंस के सब पार्ट होते हैं, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, सब मैं कराऊंगी। और जो मेरा 1000 क्वेश्चन सीरीज है उसमें सारे कुछ आते हैं, मतलब उसमें हर पार्ट से उसमें क्वेश्चन रहता है। तो चलो फ्रेंड्स, आज फिर हम क्लास स्टार्ट करते। नहीं तो ये टॉपिक क्या है? टॉपिक है राजनीतिक शासन प्रणालियाँ, पॉलिटिकल रिजिम। तो ये आपके पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो या टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप DTPLS भी फॉर्म फिल किए हो तो उसके लिए भी काफ़ी ये एक दो क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आने ही आने हैं। अब मैं कराती हूँ। पहले तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या है। देखो, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऐसे जब आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट तो आपको पता ही हो क्या होता है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सहमति पर आधारित शासन प्रणाली होती है। जैसे इंडिया लोकतांत्रिक है, अभी चुनाव होने वाला है तो हम अपनी सहमति जिस पार्टी को देंगे, जिसको बहुमत मिलेगी उसकी सरकार बनेगी। इसमें बहुमत से शासन, लोक शासन में भागीदारी होते हैं। सर्वप्रथम 5वीं सदी में ईसा पूर्व में एथेंस के लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार को लागू किया गया, लेकिन यह सार्वभौमिक नहीं था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार को कहाँ लागू किया गया। तो वहाँ तो पता, वहाँ जो एथेंस में लोकतंत्र में नागरिक को, सबको नागरिक नहीं माना जाता था। स्त्री पुरुष, मतलब स्त्री, बच्चे, वृद्ध और जो स्लेवरी होते थे, जो गुलाम होते थे, उनको नहीं माना जाता था नागरिक। तो सार्वभौमिक अधिकार नहीं था मत देने का। जो राजनीति में भागीदारी होते हैं, जो राज्य के लिए कार्य करते हैं, तो उनको ही सिर्फ
राजा चुनने का अधिकार था। सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग 20वीं सदी में हुआ। ठीक है। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक शासन में जनता के शासन का अर्थ राजनीतिक संस्थाओं में उसकी व्यवस्था से है। लोकतांत्रिक शासन सामूहिक आत्मनिर्भर एक मिनट फ्रेंड लोकतांत्रिक शासन सामूहिक आत्मनिर्धारण अधिकार के रूप में जाना जाता है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। जैसे हमारे यहाँ संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली और हमारे यहाँ क्या बहुदलीय है, एक दल नहीं है, अभी बहुदलीय है, बट अब तो ऐसे सर्कमस्टांस हो गए हैं कि एक दलीय जैसा ही लग रहा है क्योंकि बाकी दलों की जो सीटें काफ़ी कम हो गई हैं। अब देखो, पश्चिमी देशों में लोकतांत्रिक शासन चुनावी प्रतिनिधित्व पर आधारित है। पश्चिमी देशों में चुनावी प्रतिनिधित्व पर आधारित है। समानता एवं स्वतंत्रता लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि समानता मतलब मतदान करने का अधिकार सबको है। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं। सभी नागरिकों को के मत का मूल्य एक होता है। संविधान के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित किया गया है। सरकार के महत्वपूर्ण प्रतिरूपों में प्रतिनिधि लोकतंत्र, विमर्श लोकतंत्र और एक मत लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण पर बल देता है। लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण पर बल देता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार, देखो गैर लोकतांत्रिक सरकार कैसा होता है, तो गैर लोकतांत्रिक सरकार में जनता की सहमति का कोई महत्व नहीं होता। जहां लोकतांत्रिक हो गया, लोक मतलब जनता, तो जनता का शासन होता है। लोकतांत्रिक में गैर हो गया तो जिसमें जनता की सहमति नहीं होगी। शासन सत्ता कुछ लोगों के हाथ में निहित होती है। सरकार जनता के प्रति किसी रूप में उत्तरदायी नहीं होती। व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित होती है। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है प्रतिबंधित होती है। यह व्यक्तिवाद एवं लोकतंत्र का विरोधी होती है। इसमें शक्ति का केंद्रीकरण होता है। राजनीतिक निर्णय बहुमत द्वारा नहीं अपितु कुछ लोगों द्वारा किए जाते हैं। प्रतिसत्तात्मक शासन में शासन वंशानुगत होता है। वहां योग्यता का कोई मतलब नहीं होता। सत्तावादी सरकार अंतर्राष्ट्रीय शांति में किसी प्रकार का सहयोग नहीं करती। सर्वाधिकारवादी शासन के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक जीवन के सभी पहलुओं पर सरकार का पूर्ण केंद्रीकरण होता है। सर्वसत्तावादी शासन का उद्देश्य असमानता नहीं होता, अपितु राज्य एवं नागरिक समाज के अंतर को समाप्त करता है। अब शासन के प्रकार क्या क्या हैं, तो देखो शासन के दो प्रकार हैं, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। तो एकात्मक शासन किसे बोलते हैं, तो एकात्मक शासन प्रणाली सामाजिक एवं भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होती है। इसलिए जिन देशों में सामाजिक विविधता का अभाव एवं भौगोलिक क्षेत्र छोटा है, उनमें एकात्मक शासन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्थानीय सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है। एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केवल एक केंद्रीय शासन में निहित होती है तथा कानून निर्माण एवं नीति निर्धारण केवल केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन में इन व्यवस्थाओं में राज्य सरकारों एक नगर निगम की तरह, जो राज्य सरकार एक नगर निगम की तरह होती है और उनके पास संवैधानिक अधिकार नहीं होते। केवल ऐसे अधिकार एवं शक्तियां होती है जिसे केंद्रीय सरकार स्थानीय शासन को सुचारू रूप से चलाए जाने हेतु प्रदान करती है। तो देखो संविधान, केंद्रीय सरकार होता है, स्थानीय सरकार, उसके नीचे नागरिक, ये हो गया एकात्मक शासन का ढांचा। तो सबसे ऊपर क्या हुआ, संविधान, संविधान के नीचे केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार के नीचे स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार के नीचे हम नागरिक। ठीक है। अब संघात्मक शासन कैसा होता है, फेडरल गवर्नमेंट। तो भौगोलिक रूप में विशाल देशों में शासन का संचालन एक केंद्र में संभव नहीं है। विविधताओं पूर्ण एवं बहुलवादी समाज के शासन के संचालन में सभी समूहों के अधिकारों की मान्यता एवं रक्षा के लिए संघात्मक शासन बेहतर है। इस शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता शक्ति का, देखो अब यही क्वेश्चन पूछता है
की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। इसमें संघ और राज्य एक दूसरे में से स्वायत्त एवं समकक्ष होते हैं। इसमें दो केंद्र और राज्य सरकार प्रकार की सरकार होती है जो एक दूसरे से पृथक एवं स्वायत्त रूप से में काम करती है। दोनों सरकारें अपनी शक्तियां सर्वोच्च संविधान से प्राप्त करती हैं और दोनों सरकारों के बीच विवाद को हल करने के लिए एक स्वतंत्रता न्यायपालिका का प्रावधान होता है। इस व्यवस्था में एक संविधान के माध्यम से विधायी एवं कार्यपालिका शक्ति को केंद्र एवं राज्यों के मध्य दो स्तर पर विभाजित किया जाता है। संघात्मक सरकार में केंद्रीय तथा विकेंद्रीकरण के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। संघीय शासन के द्वारा केंद्रीकरण सुनिश्चित किया जाता है, जबकि विभिन्न राज्यों के निर्माण के द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। इन व्यवस्थाओं में राज्य अपनी सांस्कृतिक विविधताओं को बनाए रखना चाहते हैं, परंतु सुरक्षा एवं विकास की दृष्टि से वे एक सम्मिलित संघ में भागीदार रहते हैं। अब संघवाद के प्रकार देखो, संघ के निर्माण तथा शक्ति के विभाजन के स्तर पर संघवाद दो प्रकार में विभाजित है। एक है अमेरिकी प्रारूप, अमेरिकी मॉडल, और सेकंड है कनाडाई मॉडल। ठीक है, तो अमेरिकी मॉडल में क्या है? देखो, संघ शब्द का शाब्दिक अर्थ समझौता होता है। अमेरिका ने स्वतंत्रता राज्यों में आपसी समझौते के द्वारा एक संघीय शासन का निर्माण किया तथा संघीय शासन को राज्यों के द्वारा शक्तियां प्रदान की गई। अमेरिका संघ राज्यों को आपसी समझौते का परिणाम है। अमेरिकी संघवाद में स्वतंत्रता राज्यों द्वारा एक समझौता के तहत संघ का निर्माण किया जाता है। इस प्रारूप में राज्य अपने पास अधिक शक्तियां एवं अधिकार रखते हैं। संघ को सुरक्षा तथा संचार जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। इसलिए अमेरिकी संघ में देखो, ये वाला क्वेश्चन बनता है, ये लाइन देता, देखो, अमेरिकी संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बोला जाता है। ठीक है, अमेरिकी संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन संघीय शासन प्रणाली है। अब टीजीटी में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे प्राचीन सबसे पुरानी संघीय प्रणाली किस देश की है? तो अमेरिका की है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है? देखो, विशेषता क्या क्या है अमेरिका वाली संघीय प्रणाली की? देखो, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है। ठीक है, ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा 3 ऑप्शन सही दे देगा, 1 गलत दे देगा विशेषता में। तो पूछेगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब तो ऐसे भी ऑप्शन बनने लगे हैं कि 1 2 3 1 2 1 2 3 4। तो आपको हर विशेषता को समझना पड़ेगा। देखो, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है अमेरिका में। ठीक है, प्रत्येक राज्य के गवर्नर का निर्वाचन राज्य की आम जनता द्वारा होती है। शक्तियों के विभाजन में संघीय संविधान में केवल संघ सरकार की शक्तियां उल्लेख किया जाता है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती है। जैसे हमारा जो है, हमारा कनाडाई मॉडल पे है। ठीक है, तो हमारी अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास होती है, लेकिन अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां जो है राज्यों के पास होती है। अमेरिका में 2 प्रकार की सेवाएं हैं, संघ एवं राज्य की सेवाएं। आगे है, अमेरिका में संघ एवं राज्यों के बीच नागरिकता का भी विभाजन किया गया है, इसलिए संघ और राज्यों की नागरिकता पृथक है। मतलब वहाँ दोहरी नागरिकता है ना, संघ की अलग नागरिकता और राज्य की नागरिकता, आप वहाँ दोहरी नागरिकता ले सकते हो। फिर है, और इंडिया में एक ही नागरिकता है। अमेरिका में राज्यों के नाम तथा उनके भू क्षेत्र में राज्यों की सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यों को संघ से पृथक होने का भी अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से पृथक होने का भी अधिकार नहीं है, इसलिए अमेरिकी संघ के लिए यह कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में राज्यों के बीच समानता के सिद्धांत को अपनाया गया, इसलिए अमेरिका के उच्च सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया
गया। कनाडाई प्रतिरूप। तो देखो, कनाडा में संघीय शासन का निर्माण राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं बल्कि एक केंद्रीय शासन के द्वारा विभिन्न इकाइयों का निर्माण किया गया। इसलिए कनाडाई संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। कनाडा में यूनियन एवं राज्यों का संविधान एक है। वहाँ क्या एक ही संविधान, राज्यों का भी है यूनियन का भी। यूनियन के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति तथा अवशिष्ट शक्तियां यूनियन संघ में निहित होती है, जैसे इंडिया में भी है। राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर यूनियन सरकार राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। कनाडा में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कनाडा में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कनाडा में संघ यूनियन राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है। कनाडाई संविधान का निर्माता संघ सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाना। तो जो संविधान बनाया गया कनाडाई, तो वो संघ सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाए, जैसे इंडिया में भी केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। अब है संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय, अभी हमने संघात्मक और एकात्मक देखा, अब हम संसदीय शासन प्रणाली देखेंगे। तो देखो, संसदीय शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषता है। तो इसमें इसका अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो ना, तो बस हेडिंग लिख लो, जो मेन जो वो ब्रॉड है ना लाइन में लिखा, उसको बस लिख लो और बस आप 2 से 3 बार मेरी वीडियो सुन लो, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मैं चाह रही हूँ एक ही दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊँ। थोड़ा मैं तेजी से पढ़ाती हूँ ताकि एक दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अब संसद शक्ति का केंद्र। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट मैं सोच रही एक ही वीडियो में ये चैप्टर को मैं फिनिश कर दूँ। संसदीय शासन में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के द्वारा होता है, इसलिए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। संसदीय शासन में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य पाया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोकसभा के द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसके पश्चात नई मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है एवं कार्यपालिका का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है और वह संसद के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अर्थात सरकार पर नियंत्रण रखना संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। भारत में कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का यह तार्किक परिणाम है कि मंत्रिपरिषद को सत्ता में बने रहने के लिए सदन में विश्वास की आवश्यकता होती है। अगला है संसदीय शासन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका अभिप्राय है कि मंत्री कैबिनेट के कार्यों का बचाव करेगा एवं कैबिनेट के निर्माण से सार्वजनिक रूप में सहमति व्यक्त नहीं कर सकता, और यदि किसी भी मंत्री के विरुद्ध संसद का कोई प्रस्ताव अथवा लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। देखो ये सब ना 2-3 बार आप मेरी वीडियो सुनो तो ये सब, जैसे बहुत बार ना आपको ये सब कंफ्यूजन रहता है। तो अगर किसी भी मंत्री के विरुद्ध संसद में कोई प्रस्ताव अथवा लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना। यही लाइन मुझे याद है यूपी टीजीटी में पूछा था, 2 शायद कथन दिया था, उसमें से एक मुझे जहाँ तक, अच्छा मैं अब सोच रही हूँ कि आपको पीजीटी 2021 की क्वेश्चन करा दूँ। अगर आपको उस क्वेश्चन को करना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखना कि चाहिए, तो मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगी और विथ एक्सप्लेन करके, क्योंकि मैं उसको समझाते हुए उस क्वेश्चन कराऊंगी आपको। मंत्रिमंडलीय शासन, देखो कैबिनेट गवर्नमेंट, तो मंत्रिमंडल शासन कैसे, कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं। संसदीय शासन में को कैबिनेट शासन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संसदीय शासन में समुचित शक्तियां एक समूह में निहित होती है। जैसे इंडिया को समझ लो आप, जिसका नाम कैबिनेट होता है। मंत्रिमंडल, जिसको हिंदी में मंत्रिमंडल बोलते हैं, इंग्लिश में उसे कैबिनेट बोलते हैं।
संसदीय शासन में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री को समान या समकक्ष में प्रथम कहा जाता है। जैसे देखो, एक ही समान होते हैं ना, जैसे चुन के तो सब जाते हैं लोकसभा में, अथवा या राज्यसभा के भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री, ऐसा कोई बात नहीं है। और प्रधानमंत्री अगर लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित नहीं है तब भी बन सकते हैं, बशर्ते उन्हें 6 महीने के अंदर किसी भी सीट, किसी भी, या लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी या राज्यसभा की। जैसे मनमोहन सिंह तभी राज्यसभा के सदस्य थे, उसके मतलब हो सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि अगर दोनों के सदस्य हैं तब भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर नहीं भी है तब भी 6 महीने के अंदर। तो प्रधानमंत्री समकक्ष के में प्रधान होता है। वह कैबिनेट के सदस्यों के समान एवं उनकी प्राथमिक में होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की भांति मंत्रालय का प्रधान होता है, परंतु मंत्रालय के बीच समन्वय एवं विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है, इसलिए मंत्रियों में प्रथम कहलाता है। संसदीय शासन के 2 प्रधान होते हैं। पहला है एक संवैधानिक प्रधान जो राष्ट्रपति होता है, और दूसरा वास्तविक प्रधान। में देखो समय, क्योंकि संविधान में उन्हीं के नाम से सारा कार्य होगा, बट वास्तविक प्रधान क्या होता है? प्रधानमंत्री। ये भी पूछता है कि देखो, संवैधानिक प्रधान हो गया राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान हो गया आपका प्रधानमंत्री। अब प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। तो संसदीय शासन में कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि कभी भी मंत्री परिषद भंग हो जाएगा, वो हट सकते हैं। ऐसे 5 वर्ष है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 5 वर्ष रह सकते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कभी भी हटाया जा सकता उन्हें। संसदीय शासन के वैकल्पिक सरकार निर्माण की सदैव संभावना होती है। संसदीय शासन में स्थायित्व की बजाय उत्तरदायित्व को ज्यादा महत्व दे, क्योंकि देखो स्थायित्व है नहीं, उत्तरदायित्व। अगर सब कुछ सब जो भी सदस्य हैं वो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हों, अगर सही से करे तो फिर वो चल जाएगा शासन, अगर नहीं होगा तो फिर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मतलब भंग हो जाएगा वो। फिर प्रधानमंत्री शासन। देखो, प्रधानमंत्री शक्ति का केंद्र, ठीक है। प्रधानमंत्री शासन संसदीय शासन का व्यवहारिक रूप है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री समकक्ष में प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री शासन में कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री के समकक्ष नहीं होता। संसदीय शासन में कैबिनेट का शासन होता है, जबकि प्रधानमंत्री शासन में कैबिनेट प्रधान के अधीन हो जाता है। संसदीय शासन में संसद शक्ति का केंद्र होती है, जबकि प्रधानमंत्री शासन में प्रधानमंत्री ही शक्तियों का केंद्र हो जाता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री द्वारा संसद का नियंत्रण। प्रधानमंत्री द्वारा संसद का नियंत्रण। देखो, संसद कार्यपालिका एवं उनके प्रधानमंत्री को नियंत्रित करती है, परंतु जब लोकसभा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत हो जाए तब व्यावसायिक रूप में प्रधानमंत्री लोकसभा को नियंत्रित करने लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री का दल के प्रभाव उनके मंत्रिमंडल में प्रभाव को स्वयं बढ़ा देता है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में संसदीय शासन के बजाय प्रधानमंत्री शासन पाया गया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में पुनः प्रधानमंत्री शासन की स्थापना हुई। नरेंद्र मोदी न केवल लोकसभा पर प्रभावी नियंत्रण बल्कि मंत्रिमंडल पर भी शक्तिशाली नियंत्रण बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री का निर्वाचन। संसदीय शासन की मूलभूत मान्यता के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, अतः संसद के निर्वाचन के बाद ही प्रधानमंत्री का चयन होता है। व्यावहारिक रूप में 16वीं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया गया, और नरेंद्र मोदी के प्रभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो गया। इंदिरा गांधी का भी निर्वाचन संसदों द्वारा नहीं होता है, बल्कि इंदिरा गांधी के प्रभाव के कारण संसद निर्वाचित होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति का चयन। भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा अपने पसंदीदा व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। इसलिए बीबी गिरी, फरूक अली अहमद एवं ज्ञानी जैल सिंह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चयन थे, तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति के रूप में और निर्वाचित किया गया। अब है अध्यक्षीय शासन, प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट। वो क्या है?
अब ये सब का बस आप लिख लो और जो बुलेट पॉइंट में उसे ही नोट करो, बाकी बस सब सुन लो। नोट्स को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, 2-3 बार वीडियो देख लो, आपको जो समझ मतलब एक इस टॉपिक का खासकर मैं बोली, इसमें फैक्ट नहीं, फैक्ट ऐसा नहीं रहेगा, ये टॉपिक जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल वाली, एक बार 2-3 बार आप देखो। अंडरस्टैंडिंग लेवल वाली जो होती है ना चैप्टर, वो बहुत अच्छी होती है, जो आपको बाद में काम आती है। देखो फैक्ट वाली तो आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करना, किस डेट को क्या क्या में जो चीज़ होती है उसके लिए, तो आप डेट को कितनी बार भी याद करो कन्फ्यूजन होता है, तो आप उसको लास्ट टाइम के लिए रिवीजन के लिए रखो। लेकिन ये सब जो टॉपिक है रिजीम वाला, तो उसको तो आप पढ़ लो तो आपकी समझ विकसित हो जाएगी, तो आपको लास्ट टाइम में इसकी रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं है, वो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आप उसका आंसर लगा सकते हो। शक्ति पृथक्करण, तो शक्ति पृथक्करण में क्या, अमेरिकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली का प्रयोग किया गया है। अध्यक्षीय शासन में विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर पाया गया है। और सेपरेशन ऑफ पावर सबसे पहले किसने दिया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं पिछले मेरे वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा किसने दिया है, मैंने इसके से संबंधित क्वेश्चन भी कराया है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च करके देखो। मैं कमेंट करने के लिए सिर्फ बोलती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो आप वीडियो सुन रहे हो आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप भी पार्टिसिपेशन आपकी भी ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें मैं हर बार बोलूँगी कि आप उसको कमेंट में लिखो, ताकि मुझे लगेगा कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो पढ़ाई में। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार विशेषज्ञों एवं मंत्रिमंडल के चयन के लिए करता है। अमेरिका में मंत्रिमंडल का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता। अध्यक्षीय शासन में विधायिका के द्वारा कार्यपालिका के विरुद्ध किसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। राष्ट्रपति शासन का केंद्र, तो देखो अध्यक्षीय शासन में शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही बात। अतः शासन में समूह में विद्यमान नहीं होते, अपितु व्यक्ति में निहित होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, अधिकतम वो 2 शासन तक रह सकता है, यानी 8 साल, और एक्स्ट्रा मतलब अगर बढ़ गया तो 10 साल, मैक्सिमम 10 साल रहता है वो, लेकिन दो कार्यकाल उसका हो सकता है। और इंडिया में तो इसका कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी आप राष्ट्रपति बन सकते हो। जनता के प्रति उत्तर, ठीक है। संवैधानिक प्रधान होता है क्योंकि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त होती है, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का व्यावहारिक प्रयोग भी करता है। अमेरिका में राष्ट्रपति ही व्यावहारिक प्रयोग करता है, इसलिए वह शासन का वास्तविक प्रधान भी होता है, मतलब संवैधानिक प्रधान भी है और वास्तविक प्रधान भी है। इंडिया में संवैधानिक प्रधान तो है बट वास्तविक प्रधान नहीं है। राष्ट्रपति संवैधानिक एवं वास्तविक प्रधान। अब क्या है, मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के अधीन होते हैं, बिल्कुल। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में किसी भी सदस्य को शामिल कर सकता है और उसे निष्कासित भी करने की शक्ति रखता है, क्योंकि शासन की शक्तियां मंत्रिमंडल न होकर राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षीय शासन में मंत्रियों का कार्य केवल मंत्रालय का संचालन करना होता है, ये विधायिका एवं आम जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। अस्थायी शासन, देखो अध्यक्षीय शासन में अस्थायी शासन, देखो जैसे संसदीय शासन में है कि अविश्वास प्रस्ताव आया तो कभी भी भंग हो सकता, और ये अध्यक्षीय शासन क्या होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि विधायिका का कार्यकाल निश्चित होता है और कार्यपालिका का भी निश्चित कार्यकाल होता है, तथा निर्धारित कार्यकाल में से पहले इन्हें भंग नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी लोकतंत्र में निश्चित कालीन स्थायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है, और अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा स्थायित्व को उत्तरदायित्व से ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के प्रकार। अब लोकतंत्रीय शासन प्रणाली देखो, अब अध्यक्षीय शासन में शक्ति पृथक्करण हो गया, राष्ट्रपति संवैधानिक और वास्तविक प्रधान हो गया, अस्थायी शासन हो गया। 4 लिख लो आप, राष्ट्रपति शासन का केंद्र है, ये 4 लिख लो। फिर अगला है, हम ये करेंगे लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के प्रकार। तो पहले चुनावी लोकतंत्र हो गया, दूसरा हो गया उदारवादी, फिर हो गया बहुमतवादी मेजोरिटेरियन, पार्टिसिपेटरी सहभागी, ठीक है ये। अब फिर गैर लोकतांत्रिक शासन के प्रकार देखेंगे। देखो अब इसका देखते हैं, ये है देखो चुनावी लोकतंत्र, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक शासन में जनमत के लिए चुनाव का नियमित समय पर आयोजन किया जाता है,
बहुदलीय शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। लोकतंत्र में निर्वाचन होना लोकतांत्रिक शासन की आवश्यक शर्त है। लोकतांत्रिक शासन की आवश्यक शर्त है, परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। 1991 के बाद विश्व के अनेक देशों में चुनावी लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। चुनावी लोकतंत्र में सत्ताधारी दल ऐसे नियमों का निर्माण करता है जिससे अन्य दलों का निर्वाचन में भागीदारी सीमित हो जाए। आगे है उदारवादी लोकतांत्रिक शासन, जिसमें व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता एवं अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व प्रदान किया जाता है। इसके रक्षा के लिए विधि एवं संविधान का शासन अपनाया जाता है एवं निर्वाचन का आयोजन भी होता है। इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन उदारवादी है। भारत में भी इसी शासन को स्वीकार किया गया है। अतः उदारवादी लोकतंत्र चुनावी लोकतंत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है बहुमतवादी लोकतांत्रिक शासन का सामान्य अभिप्राय बहुमत का शासन भी हो जाता है, क्योंकि निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाता है। बहुमतवादी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक अधिकारों एवं उनके हितों की रक्षा संभव नहीं हो पाती। मलेशिया जैसे देश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संभव नहीं है। श्रीलंका के लोकतंत्र में बहुमतवादी का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि बहुमत संघली समुदाय के द्वारा अल्पसंख्यक तमिलों के हितों की उपेक्षा करता है। ठीक है, श्रीलंका में लोकतंत्र में बहुमतवादी का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि बहुमत सिंघली समुदाय के द्वारा अल्पसंख्यक तमिलों के हितों का उपेक्षा किया जाता है। अगला है सहभागी। तो लोकतंत्र का मूल आधार निर्वाचन है और निर्वाचन के माध्यम से जनता को शासन में सहभागिता का अवसर प्राप्त होता है, परंतु निर्वाचन जनता की भागीदारी का संकीर्ण रूप है, क्योंकि निर्वाचन एक निश्चित समय में ही संभव है। सरकार के निर्माण के बाद भी आम जनता की सहभागिता के लिए इंग्लैंड ने जनमत संग्रह का आयोजन किया। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह के अलावा आम जनता को विधि निर्माण के लिए पहल करने की शक्ति दी है। इस आधार पर संसद विधि का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त आम जनता अपने निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूर्ण करने से पहले उन्हें वापस बुला सकती है। इसलिए वर्तमान में उदारवादी लोकतंत्र वास्तव रूप में सहभागी लोकतंत्र बन चुका है, जिसमें नागरिक समाज की सहभागिता पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। अब अगला है गैर लोकतांत्रिक शासन। तो गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या? एक दलीय साम्यवादी शासन, टोटलिटेरियनिज्म। अगला है सैन्य शासन। अब इस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछते, इस टॉपिक से प्रश्न पूछते हैं कि जैसे इस बार पूछा था कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान किस प्रकार की शासन व्यवस्था वहाँ पे है, तो देश का नाम भी पूछ सकता है, वहाँ पे किस तरह की शासन व्यवस्था है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और बनते हैं। आगे है धर्मतंत्र, फांसीवादी। ठीक है, तो एक दलीय साम्यवादी शासन। तो देखो, चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया जैसे देशों में साम्यवादी दल का समूचे शासन पर प्रभाव नियंत्रण है, जहां नागरिकों को शासन के विरुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है और न ही किसी पृथक राजनीतिक संगठन जैसे दल और दबाव समूह के निर्माण किया जाती है। इसलिए राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जिसे सर्वाधिकारवादी शासन कहा जाता है। सैन्य शासन, मिलिट्री डिक्टेटरशिप या ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरिज्म। तो परंपरागत रूप में फिलीपींस मार्कोस ने के सैन्य शासन पर, जबकि दक्षिण अमेरिका के अनेक देशों में सैन्य शासन का नियंत्रण में थे।
नियंत्रण में थे, जिसमें चिली प्रमुख था। सैन्य शासन एक जुंटा शासन कहलाता है, जुंटा शासन कहलाता है, जिसमें सेना के सभी पदाधिकारी शासन में सेना के पद के अनुसार अपने पद ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें सामान्य नागरिकों को शासन में भागीदारी प्राप्त नहीं होती है। शासन का यह स्वरूप पहले म्यांमार में विद्यमान था, जबकि पाकिस्तान में विद्यमान सैन्य शासन में सामान्य नागरिकों को भी भागीदारी प्रदान की गई। जैसे कुछ पाकिस्तान में तो वहाँ नागरिकों को भी भागीदारी प्रदान की गई। अगला है धर्मतंत्र, थियोक्रेसी, पेट्रीमोनिज्म। ठीक है, इस शासन में शासक स्वयं को पिता के रूप में चित्रित करता है, जिसमें समूचा समाज शासन पर नियंत्रण स्थापित करने का दावा करता है। पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात जैसे राज्यों में धार्मिक ग्रंथों के आधार पर शासन संचालित होता है। शासन संचालन के लिए कुरान एवं शरीयत का सहारा लिया जाता है। ईरान में धर्मतंत्र का सम्मिश्रण लोकतंत्र के साथ किया गया है, क्योंकि ईरान की संसद आम जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, परंतु संसद द्वारा किए गए विधि का निरीक्षण धर्माधिकारियों के द्वारा किया जाता है। ईरान ने वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांतिकारी हुई, जिसके द्वारा ईरान में धर्मतंत्र की स्थापना हुई। अब है फांसीवाद। फांसीवादी शासन में अंध राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाता है। व्यक्ति पूजा और शक्ति पूजा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। एक दल का शासन होता है, जिसमें सेना की भांति अनुशासन विद्यमान होता है। राष्ट्रवाद एवं राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का बलिदान दिया जाता है, जिसमें शांति, लोकतंत्र और संविधानवाद सभी के लिए अप्रवर्तन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पॉलिटिकल रिजिम यानी राजनीतिक शासन प्रणालियां चैप्टर को फिनिश किया, जो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। बाकी जितने भी आप पीजीटी एग्जाम दे रहे हो उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1-2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता ही होगा। अगर आपने किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया तो आप इससे क्वेश्चन जरूर ही देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा चैप्टर लेके आऊँगी। यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पूरे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करा दूंगी। अगर आप जिस अलग एग्ज़ाम दे रहे होगे तो आप प्लीज़ बताना कि आप आप कमेंट में ये भी बताना कि आप जो व्यूवर्स हो आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे रहे हो, या यूपी का दे रहे हो, राजस्थान का दे रहे हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्लास प्रोवाइड करूँगी। टिल देन थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। Till then, bye bye. See you in next video.